हेलो साथियों, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योग्राफी का, भूगोल का, जिसको अपन ज्योग्राफी में ऑप्शनल के नजरिए से देखें या फिर नेट जीआरएफ के नजरिए से देखें या फिर जनरल स्टडीज जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के हिसाब से देखें तो सब जगह ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस, उसमें भी उतना ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मीनिंग होता है पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, एक मरीन इकोसिस्टम है। इस पिक्चर में दिखाया गया है मरीन इकोसिस्टम है, जो जल के नीचे जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, फिशेज हैं, उसमें बहुत सारी प्रजातियां मिलेंगी। और साथ में जो फ्लोरा फोना का कॉम्बिनेशन, पानी और मार्सी एरिया है, ये एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि बैकग्राउंड में दिखाया गया है। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का मीनिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन से अपन शुरुआत करते हैं। इकोसिस्टम दो वर्ड्स हैं। इकोसिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको और सिस्टम। इको जो वर्ड आया है वो आया है आपको इकोलॉजी से, और दूसरा वर्ड है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। एक जो तंत्र काम करता है उसको बोलते हैं अपन सिस्टम, इकोसिस्टम। देखें, दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पहला है इकोलॉजी, जिसका मीनिंग होता है पारिस्थितिकी, और दूसरा वर्ड है अपने साथ में ही यहाँ पे है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि एक प्रणाली या फिर एक तंत्र। मतलब दो वर्ड को अगर अपन मिलके बनाएं तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी और सिस्टम, दोनों वर्ड्स को मिला के अपन बनाएंगे तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। दो वर्ड से इसका फॉर्मेशन हुआ है। चलो आगे देखते हैं। यहां पे इको जो वर्ड आया उसका तो अपन ने अर्थ समझा कि पारिस्थितिकी मीनिंग है, लेकिन एक वर्ड और निकल के आया तंत्र, सिस्टम। अब सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर्यावरण के संदर्भ में सिस्टम का मीनिंग क्या है, पर्यावरण के संदर्भ में सिस्टम का मीनिंग क्या है, एक बार के लिए सिस्टम की अपन डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। जैसे ए सिस्टम में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, उनका एक समूह है, दैट आर कंसिडर्ड टुगेदर बाय स्टडिंग देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। अब उनकी रिलेशनशिप आपस में बनेंगी, जो इसके जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जो सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनमें आपस में रिलेशनशिप रहेगी, एंड देयर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, और हर एक ऑब्जेक्ट का भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी और एट्रीब्यूट होएगा। या फिर मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहूं तो देखते हैं अपन। एक प्रणाली, जो एक प्रणाली या तंत्र है, उसका मीनिंग ये हुआ, एक प्रणाली को उन वस्तुओं के समूह, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जो एलिमेंट्स रहेंगे किसी भी सिस्टम का, जो एलिमेंट्स रहेंगे, समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें एक दूसरे से उनके आपसी संबंध भी, इंटर रिलेशन भी रहेगा उसमें, और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं, जो उनका इंडिविजुअल एट्रीब्यूट है, जो व्यक्तिगत उसकी विशेषता है, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। अब उनकी स्टडी करने का उनकी स्टडी अपन करेंगे तो एक साथ माना जाता है। इसका मतलब कि कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट हुए, उनकी अपनी अपनी एक एट्रीब्यूशंस रहेंगे, इंडिविजुअल भी रहेंगे, और उनमें इंटर रिलेशन, आपस में जो इंटर रिलेशन बनेगा उससे एक सिस्टम का निर्माण होगा, उसी को अपन कहते हैं प्रणाली। चलो आगे देखते हैं। एक पर्यावरण में एक वर्ड निकल के आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक वर्ड निकल के आया, वो भी एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। सिस्टम मतलब एक तंत्र की तरह कार्य करता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के तीन एलिमेंट होते हैं, तो यहां पे दिखाए गए हैं तीन एलिमेंट होते हैं बायोस्फीयर के। जैसे एग्जांपल के लिए अपन पहला जो इसका एलिमेंट है ऑर्गेनिक या बायोटिक एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक या बायोटिक एलिमेंट्स का मीनिंग ये होता है जो लाइव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, वो इस एलिमेंट्स में शामिल किए जाएंगे। पहला जो एलिमेंट है ऑर्गेनिक या बायोटिक, जैविक तत्व जिसको अपन बोलते हैं, वो आपका हो गया ऑर्गेनिक या बायोटिक एलिमेंट, पहला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट आएगा आपका इनऑर्गेनिक या एबायोटिक एलिमेंट्स।
इनऑर्गेनिक एबायोटिक का मतलब है अजैविक, जिनमें जीव नहीं पाया जाएगा, जो लाइव नहीं रहेंगे, जिनमें लाइफ नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूं तो ऑर्गेनिक या बायोटिक एलिमेंट्स का मैं एग्जाम्पल बताना चाहें, जैसे ह्यूमन बीइंग की अपन बात करें, ह्यूमन बीइंग है वो एक बायोटिक एग्जाम्पल है, बायोटिक एलिमेंट का एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक का। कोई भी फ्लोरा हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, पौधा हो गया, कोई भी फ्लोरा होगा, वो भी एक बायोटिक एलिमेंट का एग्जाम्पल है। कोई भी फोना हो गया, कोई भी फोना हो गया, वो भी एक बायोटिक एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है। इसके साथ में ही अगर मैं बताना चाहूं इनऑर्गेनिक एबायोटिक एलिमेंट्स में, इसमें सारे जो तत्व आ गए वो अजैविक तत्व होंगे। जैसे जैसे आपकी हो गई सॉइल, मिट्टी हो गई, वो एक एबायोटिक एलिमेंट्स है। उस अब किसी भी बायोस्फीयर के लिए, किसी भी जैविक तत्व के लिए, किसी भी जीव के लिए, पेड़ पौधे के लिए जो अजैविक तत्वों की नीड होती है, जैसे सोइल की नीड हुई, उसके लिए वाटर की नीड हुई, उसके लिए मिनरल्स की आवश्यकता हुई, तो ये सारे तत्व हैं जिनमें जीव नहीं पाया जाता, जो जैविक नहीं होते, उनको अपन कैटेगरी में रखेंगे इनऑर्गेनिक या एबायोटिक की कैटेगरी में। तीसरा एलिमेंट बायोस्फीयर का तीसरा एलिमेंट आपका है एनर्जी कंपोनेंट। देखिए फ्लोरा फोना या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है, अपने को ग्रो करने के लिए, अपने को अपना लाइव जीने के लिए, अपने को अपना ग्रोथ करने के लिए एक एनर्जी कंपोनेंट की आवश्यकता जरूर होती है। जैसे अपन बात करें, एक सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को सब लोग एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी को फ्लोरा फोना ह्यूमन बीइंग से लेके जो भी जीव जंतु रहेंगे उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो उस एनर्जी कंपोनेंट को अपन शामिल करेंगे, तब जाके इन तीनों कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका आपस में इंटर रिलेशन देखो, मैंने इस जिस हिसाब से बॉक्स के हिसाब से, ये सर्किल के हिसाब से दिखाया है, तो इसमें देखिए इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे निकल के आएगा। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हुआ, इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ये हुआ, और इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ये अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं, जो अपन ने पिछली परिभाषा में देखा था, पिछली वाली डेफिनेशन में अपन ने बात किया था कि उनकी रिलेशनशिप तो आपस में रहेगी ही, आपस में रिलेशनशिप उनकी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट भी शामिल होएगा। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट का मीनिंग ये हुआ कि भाई ये एनर्जी कंपोनेंट है, सोलर एनर्जी है, उसका एक अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका इंडिविजुअल एट्रीब्यूट है। दूसरा ऑर्गेनिक या बायोटिक एलिमेंट का अपना एक एट्रीब्यूट है। तीसरा इनऑर्गेनिक एलिमेंट का। साथ ही साथ इन तीनों की आपस में इंटररिलेशनशिप से एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण बनेगा। उसी को अपन कहेंगे बायोस्फीयर एज ए सिस्टम है, तो उसी को अपन कहेंगे इकोसिस्टम। बायोस्फीयर का अपन ने एग्जाम्पल लेके अपन ने इकोसिस्टम की समझने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बायोस्फीयर जो जिसको अपन इकोसिस्टम की तरह अपन समझ रहे थे बायोस्फीयर को, उस बायोस्फीयर का एग्जाम्पल दिया गया है। बायोस्फीयर में कौन कौन से जो सिस्टम होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो शामिल होते हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। देखो बायोस्फीयर है, उसका एक एलिमेंट आता है आपके सामने एटमॉस्फेयर, एयर, जो अपने अर्थ के चारों तरफ जो एयर का, गैसेज का वो सर्किल है, उसको अपन कहेंगे एटमॉस्फेयर या फिर एयर। तो वो एक एलिमेंट हो गया बायोस्फीयर का, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है बायोस्फीयर का। देखिए इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सिस्टम का निर्माण होगा जिसको अपन इकोसिस्टम कहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो पहला एलिमेंट हो गया आपका एटमॉस्फेयर। दूसरा एलिमेंट है, अपन सब जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर, जिसको अपन हिंदी में जलमंडल भी कहते हैं, जलमंडल। ये हो गया आपका वायुमंडल। लिथोस्फीयर तीसरा एलिमेंट है आपका, स्थल मंडल या थल मंडल, जो जमीन वाला पार्ट होता है। तो पहला एलिमेंट आपका हो गया एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। दूसरा आपका एलिमेंट हो गया हाइड्रोस्फीयर। तीसरा आपका एलिमेंट हो गया लिथोस्फीयर, लैंड, लैंड वाला एलिमेंट है। तीन एलिमेंट इनको आपस में मिलाएंगे, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप बनेगा, तीनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप बनेगा और उससे एक सिस्टम का निर्माण होएगा, उससे एक सिस्टम बनेगा जिसको अपन कहेंगे इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट का जो सिस्टम बना है उसको अपन ने नाम दिया इकोसिस्टम।
और बायोस्फीयर का एग्जाम्पल लेके अपन ने इकोसिस्टम को समझने की कोशिश की। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, एयर है, तो जो पृथ्वी के चारों तरफ जो पृथ्वी के चारों तरफ जो आपके जो एयर का और गैसेस का जो कवर है उसको अपन ने बोला एटमॉस्फेयर। साथ की साथ में यहाँ लिथोस्फीयर लैंड वाला पार्ट है। ये देखिए ये समुद्र के किनारे ये वाला जो पार्ट है ये जमीन है, इसी के किनारे पे ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। जलमंडल में यहाँ देखिए जीव जंतुओं को दिखाया गया, फिशेज हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो इंटरसेक्शन हुआ एक सिस्टम बना, उसको अपन ने कहा इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की एक टर्मिनोलॉजी होती है भाई, इकोसिस्टम है, ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले यूज की गई। द टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले यूज किया गया 1935 में। एक इकोलॉजिस्ट थे, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, सर आर्थर जॉर्ज टेंसले। ये कई बार टेंसले जो इकोलॉजिस्ट है ये कई बार पूछा भी जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स के, आरएएस में या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज में इकोलॉजी का पार्ट आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोसिस्टम टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया। किसने किया? ए जी टांसले। अगर इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ए जी नाम से भी आता है, कई बार आपने पढ़ा होगा ए जी टांसले। और ये यूके के एनवायरमेंटलिस्ट थे और उन्होंने 1935 में सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम को अपन डेफिनेशन के हिसाब से अपन देखा, अपन ने बायोस्फीयर के एग्जांपल लेके इकोसिस्टम को समझने की कोशिश की। लेकिन एक बार इकोसिस्टम को एक जनरलाइज्ड वे में इन द सेंस कि बायोस्फीयर तो एक स्पेसिफिक एरिया हो गया, एक जोन हो गया, लेकिन अगर जनरलाइज्ड वे में मान लो कि इकोसिस्टम को दूसरा एग्जांपल अपन देखना चाहें, एक सामान्य एग्जांपल के तौर पर अपन देखना चाहें जिसकी डेफिनेशन की अपन तरफ जाना चाहें, तो इकोसिस्टम होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बायोस्फीयर का अपन ने एग्जांपल लिया था इसलिए अपन ने वहां पे तीन उसके बायोस्फीयर के ऑब्जेक्ट लिए थे। लेकिन जो इकोसिस्टम है वो आपका दो एलिमेंट्स, जैसे कि पहला एक एलिमेंट हो गया बायोम या फिर बायोम हो गया, पहला एक एलिमेंट हो गया बायोम, दूसरा एलिमेंट हो गया हैबिटेट या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट। हैबिटेट का मतलब होता है फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें फ्लोरा फोना इन सब का निवास होता है। तो उसमें बायोम का मीनिंग क्या हुआ? होल कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेशियल यूनिट। स्पेशियल यूनिट का मतलब कोई एक रीजन होगा, रीजन स्पेसिफिक होगा, तो उसे कहेंगे अपन बायोम। दूसरी चीज हुआ बायोम के साथ में अपन समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा एलिमेंट हुआ हैबिटेट। बायोम तो हो गया एक फिजिकल एंटिटी हो गई कि भाई कॉम्प्लेक्स हो गया प्लांट्स और एनिमल्स का, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन है उसमें कॉम्प्लेक्स हो गया प्लांट और एनिमल्स का एक स्पेसिफिक रीजन हो गया। अब उस रीजन में रहने के साथ साथ जो फ्लोरा फोना होगा उनके रहने से एक निवास का, एक आवास का निर्माण होगा जिसे अपन कहेंगे हैबिटेट। अब हैबिटेट को अपन बात करें तो उसमें आपकी चीजें रहेंगी, जो आवास एक फिजिकल एंटिटी है, एबायोटिक एलिमेंट और एनर्जी की बात करें तो इस एलिमेंट में ये दो तत्व शामिल होंगे, दो एलिमेंट शामिल होंगे। हैबिटेट का मतलब हो गया एबायोटिक एलिमेंट और एनर्जी। एबायोटिक एलिमेंट का मतलब उसका इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट का मतलब जो एबायोटिक एलिमेंट जिससे अपन बात की थी, पानी की जरूरत पड़ेगी किसी फ्लोराफोना के लिए, पानी के साथ साथ सोइल की जरूरत पड़ेगी, मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो हो गया आपका आवास। आवास के साथ में जो दूसरी चीज अपने देखी थी अपन ने बायोम का मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो था उसमें आपके आगे प्लांट्स और एनिमल्स का, और स्पेशियल यूनिट का मतलब कोई भी स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि एस्चुअरी हो गई, नदी क्षेत्र होता है, जब नदी समुद्र में मिलती है तो उस जगह पे एस्चुअरी का निर्माण करती है, तो जैसे कि वो एक हो गया इकोसिस्टम का एग्जांपल। दूसरा हो गया तालाब हो गया, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, ये देखो एग्जांपल पॉन्ड या पॉन्ड इकोसिस्टम, मतलब जो तालाब होता है वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल होता है, क्योंकि उसमें बायोटिक एलिमेंट भी रहेंगे और साथ में उसका एनर्जी कंपोनेंट भी रहेगा। एनर्जी कंपोनेंट आपका सोलर एनर्जी मिल जाएगी, बायोटिक एलिमेंट में जो उसका फ्लोराफोना रहेगा, और एबायोटिक एलिमेंट में वहां पे मिलेंगे आपको पानी, मिनरल्स, जो भी चीजें होंगी वो फिजिकल एनवायरमेंट वाली। आगे बढ़ते हैं।
यहां पे एक इकोसिस्टम दिखाया गया है, पॉन्ड जो इकोसिस्टम एग्जांपल था उसी का एग्जांपल एक पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। ये एक पिक्चर है, यहां पे देखो मैं तीनों एलिमेंट हैं आपके, उनको निकाल के अलग कर देता हूं इस पिक्चर से। तीनों एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट अपने को सामने से दिख रहा है, ये है आपका सनलाइट या हीट, जो एनर्जी कंपोनेंट था अपना, जो एनर्जी कंपोनेंट था आपका, ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका एनर्जी कंपोनेंट, सोलर एनर्जी, सनलाइट और हीट, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट, यहां पे देखो इस तालाब में एल्गी है, इस तालाब में बैक्टीरिया है, इस तालाब में प्लैंकटन है, इस तालाब में प्रोटोजोन्स हैं, इस तालाब में फिशेज भी हैं। इस तालाब के साथ में इसके किनारे पे दूसरे भी इंसेक्ट्स या फिर जो जानवर हैं, वो सभी उन चीजों को अपन मिलाएंगे जो इसका साथ में इस किनारे पे जो पेड़ पौधे हैं, ये छोटे पेड़ पौधे हैं, ये सब भी मिलाएंगे, फ्लोरा और फोना को दोनों को मिलाएंगे, तो ये दूसरा कंपोनेंट बन गया अपना। ये वाला जो पार्ट है, ये जो फ्लोरा फोना अपन पूरा का पूरा काउंट करें तो ये दूसरा अपना कंपोनेंट बन गया, कौन सा, बायोटिक एलिमेंट, इसको अपन कहेंगे बायोटिक एलिमेंट। एक कंपोनेंट हो गया आपका एनर्जी कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आपका बायोटिक एलिमेंट हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट होगा एबायोटिक। एबायोटिक की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, मान लो कि यहाँ पे सॉइल है, ये मिट्टी है, यहाँ पे ये पानी है, यहाँ पे इस मिट्टी और पानी के साथ में यहाँ पे कोई मिनरल्स होंगे, यहाँ पे ये वाटर है, पानी है, यहाँ पे सॉइल है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हो जाएंगे आपके तीसरे एलिमेंट, जिसको अपन कहेंगे एबायोटिक। एबायोटिक, ये हो गया आपका एबायोटिक एलिमेंट, ये हो गया बायोटिक, और तीसरा हो गया आपका एनर्जी कंपोनेंट। एक पॉन्ड इकोसिस्टम में तीन एलिमेंट अपन ने आइडेंटिफाई करके देखे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी मेंस में ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है वो सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम था, उसमें 2014 में पूछा गया था, और उसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में। अब इसी इकोसिस्टम के टॉपिक से रिलेटेड है, तो यहाँ आप अपन इनको पढ़ के अपन को समझने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से इसका आंसर लिखा जा सकता है एक मोटा मोटा तौर पे अपन देखेंगे। जैसे इकोसिस्टम से कौन कौन से दो क्वेश्चन आए, पहला ये और दूसरा ये, इनको एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम, जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा वो एज इट इज क्वेश्चन में पूछ लिया गया। कैसे, एन अकाउंट, गिव एन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर का नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसको एज एन इकोसिस्टम के तरीके से अपने को समझाना है, उसका आंसर देना है। देखिए यहां पे एक प्रीवियस स्लाइड है अपनी इकोसिस्टम, एक स्लाइड अपन ने ली थी बायोस्फीयर एज ए इकोसिस्टम। इस स्लाइड में अपन ने समझाया था तीन इसके एलिमेंट हैं और इसको एक सिस्टम के तौर पे समझाना है, बायोस्फीयर को इकोसिस्टम के तौर पे समझाना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तीन एलिमेंट है अपने, तीनों के तीनों, पहला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनर्जी कंपोनेंट को अलग अलग समझाएंगे और ये डायग्राम भी बनाएंगे साथ में, और एक सिस्टम की परिभाषा लिख के इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन तो अपना डायरेक्ट पूछ लिया गया। अपना इकोसिस्टम है वो नेचर ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की जो प्रकृति है वो एक इकोसिस्टम की तरह ही बिहेव करती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इसको आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक्सप्लेन द इकोसिस्टम अप्रोच। इकोसिस्टम की अप्रोच, इकोसिस्टम की अप्रोच क्या होती है, एक तो कीवर्ड अपन ने यहां से ये निकाला, कोई भी क्वेश्चन होता है जो रिटन एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होता है उसके कीवर्ड्स पकड़ने से अपने को आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। एक्सप्लेन द इकोसिस्टम अप्रोच। आगे बढ़ते हैं, टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यहां पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात हो रही है, एंड हाईलाइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहां पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछा गया है। पहला कीवर्ड यहां पे निकल के आया इकोसिस्टम अप्रोच।
इकोसिस्टम अप्रोच का बेसिकली मीनिंग ये होता है इंटीग्रेटेड वे में जो भी एलिमेंट्स हैं, आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं, वो आपके इंटररिलेट रहेंगे और इंडिविजुअल एट्रीब्यूट भी रहेगा। ये तो अपन ने परिभाषा में, डेफिनेशन में अपन ने समझ ही लिया। इकोसिस्टम अप्रोच का मीनिंग ये हो गया, जो भी एलिमेंट रहेंगे उनको इंटीग्रेट करके अपने को उसका उसका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इकोसिस्टम अप्रोच एक हो गई। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मीनिंग ये हुआ, कोई भी इन्वायरमेंट है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके इश्यूज है, एक इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट होते हैं, आपके रिसोर्सेज होते हैं, उनका रिसोर्सेज का मैनेजमेंट अपने को करना है। उस मैनेजमेंट को किस अप्रोच से किया जाएगा? इकोसिस्टम अप्रोच से। ये इकोसिस्टम की अप्रोच हो गई और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहां पे पूछे गए हैं। क्या अगर इस अप्रोच से अपन मैनेजमेंट करेंगे तो उसके एडवांटेज क्या होंगे और उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? तो इसको इस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है कि कोई भी इन्वायरमेंट का रिसोर्स है या कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है इन्वायरमेंट का, उसका मैनेजमेंट करने के लिए अपने को इस अप्रोच का यूज करके, जैसे कि एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए एक कन्वेंशन हुई थी, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उस कन्वेंशन में यही बात की, इसी इकोसिस्टम अप्रोच की ही मेनली बात की गई थी, जो वो थीम थी। दूसरी चीज अपन देखें, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इंटीग्रेटेड वे में, इंडिविजुअल उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उन इकोसिस्टम के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इंटीग्रेटेड वे में उनको सोल्व करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, तो वो इन्वायरमेंटल का कोई भी इश्यू या फिर वो रिसोर्सेज आराम से सोल्व हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। कोई भी इकोसिस्टम होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो उसको पॉइंट वाइज समझते हैं। कि पहला प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, जो अपन डेफिनेशन में आराम से समझ चुके हैं। कौन कौन से? बायोटिक एलिमेंट, एबायोटिक एलिमेंट और एनर्जी सोर्सेस। तीन एलिमेंट थे अपने। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये इसका एक बेसिक कंपोनेंट भी हो गया। तब 3 बेसिक कंपोनेंट हो गए, वो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। वो 3 बेसिक जो कंपोनेंट हैं वो इसमें आ गए, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुई कि ये स्पेशियल डायमेंशन, स्थानिक आयाम की बात ये है कि मान लो एग्जांपल के लिए पॉन्ड इकोसिस्टम, एस्चुअरी इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी जो चीजें हैं ये स्थानिक है, एक रीजन स्पेसिफिक है। मान लो अपन टुंड्रा प्रदेश की बात करें, टुंड्रा रीजन जो साइबेरिया में है, उसकी अपन बात करें, वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। उसकी अपन बात करें तो वो स्पेशल का मतलब होगा कि एक रीजन बेस्ड उसका है। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें अपन, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स। अब जो 3 कंपोनेंट रहेंगे, बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट, उनका कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज इसलिए किया कि उन इंटरेक्शन इतना सघन होता है, इतना गहरा होता है कि वो जल्दी से आसानी से समझ में भी नहीं आता है। लेकिन उन सब के रिजल्ट के फलस्वरूप, उनका जब रिजल्ट आएगा, उनका रिजल्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस का, उसके फलस्वरूप ही आपको इकोसिस्टम का निर्माण होएगा। एग्जाम्पल की अपन देखें कि एक एनर्जी साइकिल होती है और एक वाटर साइकिल होती है। तो एक साइकिल का मतलब ये हुआ कि वो भी एक सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। सिर्फ वाटर साइकिल की बात करेंगे, क्लाउड्स होते हैं, उनसे बारिश हुई तो वो पानी आया, वो पानी जमीन पे आया, जमीन के बाद में पौंड में या समुद्र में जाएगा, वो पानी इवेपोरेट होके फिर से क्लाउड बनेगा। तो ये एक साइकिल बन गई। ये एक साइकिल है, वो भी एक इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस का मतलब ये हुआ कि आपस में जो इंटरेक्शंस होंगे वो उसमें शामिल किए जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी की अपन बात करें, चौथी प्रॉपर्टी है ओपन सिस्टम, कंटिन्यूअस इनपुट एंड आउटपुट। ये जो इकोसिस्टम है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस रहती है, कभी रुकती नहीं है।
कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है और ओपन रहती है। ओपन सिस्टम का मतलब ये हुआ कंटिन्यूस इनपुट और आउटपुट, जो भी उसमें एलिमेंट्स रहेंगे वो इनपुट होता जाएगा और जो आउटपुट का पार्ट है वो आउटपुट होता जाएगा, लेकिन एक सिस्टम, एक साइकिल बनी रहेगी। पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थिर संतुलन। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि ये सालों साल कितने ही टाइम पीरियड निकल जाए, कितना ही टाइम पीरियड बीत जाए, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहेगी और स्टेबल रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। एनर्जी साइकिल ले लो या वाटर साइकिल ले लो, कब कितने सालों, हजारों सालों से अपन देखते आ रहे हैं कि जो एनर्जी साइकिल है और वाटर साइकिल है, कोई भी साइकिल रहेगी आपकी कंटिन्यूस सेम प्रोसेस से रहेगी और वो स्टेबल रहेगी। आई बात समझ में। और आपके प्रॉपर्टीज देखते हैं। छठी आपकी प्रॉपर्टी यहां पे आई है पावर्ड बाय एनर्जी सोर्सेज, सोलर एनर्जी। इसका मीनिंग ये हुआ, कोई भी एक इकोसिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसको रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भाई ह्यूमन बीइंग है, फ्लोरा फोना है, अपन अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपन कोई भी टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं तो एक एनर्जी है जो अपन फूड के रूप में, पानी के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, खाने के रूप में लेते हैं, वो एनर्जी है। किसी भी चीज को रन करने के लिए, कोई भी सिस्टम को रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो पावर्ड बाय एनर्जी सोर्सेज, जैसे एग्जांपल के लिए इकोसिस्टम को आपको जरूरत पड़ती है सोलर एनर्जी की। सातवीं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी हो गई प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी एक इकोसिस्टम होगा, कोई भी एक प्रोसेस होगी, वो कंटिन्यूअस उसका प्रोडक्शन भी होगा, उसकी ग्रोथ भी होगी। उसकी प्रोडक्टिविटी का मीनिंग ये होगा कि उसका जो मास है हमेशा कंटिन्यूअस ग्रो होता रहेगा। मान लो एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, जिस समय एक टाइम पीरियड की अपन बात करें जिसमें उसका जो मास है वो 1 साल बाद में या फिर 10 साल बाद में कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा। इसका मीनिंग यही हुआ कि जैसे फॉरेस्ट बायोमास है, फॉरेस्ट का एक बायोमास है, वो कंटिन्यूस टाइम पीरियड बीतता जाएगा तो उसके साथ साथ में उसका ग्रोथ होता जाएगा। इसका मीनिंग यही हुआ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। अगली आपकी प्रॉपर्टी है इकोसिस्टम आर नेचुरल रिसोर्स सिस्टम्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी इकोसिस्टम है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। इस ब्रह्मांड में वो कंटिन्यूस चले आ रहे हैं हजारों सालों से और वर्तमान में भी और फ्यूचर में भी रहेंगे। वो नेचर, प्रकृति है। प्रकृति की ताकत ये है कि वो इकोसिस्टम हजारों सालों से चलते आ रहे हैं। आखिरी प्रॉपर्टी की अपन बात करें, वो है आपकी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वेल ऑर्गेनाइज का मीनिंग ये है कि एक जो स्टेप है, एक स्टेज है, उसके बाद में दूसरी स्टेज आएगी, दूसरे के बाद में तीसरी स्टेज आएगी, तीसरे के बाद में चौथी स्टेज आएगी। वो फिक्स्ड है, एक नंबर में, एक सिस्टम में, एक साइकिल में कंटिन्यूस चलते आ रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उसमें कभी ब्रेक या फिर चेंज आने की जरूरत नहीं है, न कभी होती है। उस सिस्टम में कभी चेंज नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होते हैं जो भी इकोसिस्टम होते हैं। तो ये हो गई आपकी 9 प्रॉपर्टीज। कई बार पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो ये है, उसमें अपन लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बात करने वाले हैं जो इकोसिस्टम है आपके, उनके टाइप्स की, उनके प्रकार कितने होते हैं। इकोसिस्टम अपन ने समझा, इकोसिस्टम की अपन ने डेफिनेशन देखी, इकोसिस्टम के अपन ने एलिमेंट्स देखे, ऑब्जेक्ट्स देखे, कितने एलिमेंट्स होते हैं। इकोसिस्टम की अपन ने प्रॉपर्टीज देखी। अब उसके टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन वो टाइप डिपेंड करते हैं, वो टाइप डिपेंड किस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जो आवास होएगा, हैबिटेट होगा, निवास होएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो उसके भी 2 टाइप हो गए। एक हो गया आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल मंडल, जो आपका लिथोस्फीयर था, रीजन था, उसके आधार पर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये हो गया कि जमीन पर, लैंड पे जो इकोसिस्टम बनेंगे उनको अपन एक कैटेगरी में रख दें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। दूसरा अपना जो हैबिटेट के आधार पर डिवीजन है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी से संबंधित रहेंगे, वाटर से संबंधित रहेंगे। मान लो कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, एस्चुरी हो गई, या फिर समुद्र हो गया, मैराइन इकोसिस्टम हो गया, ये सारे आएंगे आपके एक्वेटिक में। अपन बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जैसे एग्जांपल के लिए अपलैंड या माउंटेन इकोसिस्टम, एक कोई भी पहाड़ होगा उसका एक अपना इकोसिस्टम होगा, वो लैंड बेस्ड होगा। दूसरा हुआ आपका वार्म डेजर्ट इकोसिस्टम, कोई भी डेजर्ट है, मरुस्थल है,
गर्म मरुस्थल है, ठंडा नहीं, गर्म मरुस्थल की बात करें तो वहां का इकोसिस्टम हो गया वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल में आएगा। तीसरा अपन देखिए वार्म के साथ में कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम, और लेह लद्दाख है या साइबेरिया है, वो इकोसिस्टम है कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम, लैंड बेस्ड है सारे के सारे। चौथा आपका यहाँ पे आया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट है आपका जंगल है, वो भी लैंड बेस्ड होगा। अभी अपन बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम का, मतलब जो जलीय आधारित है, जल आधारित जो इकोसिस्टम है उनको बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर का मतलब सैलाइन वाटर नहीं रहेगा, फ्रेश रहेगा। उसका एग्जांपल अपन देखें रिवर इकोसिस्टम, रिवर का पानी हमेशा फ्रेश रहता है क्योंकि बारिश से आता है, ग्लेशियर से पिघल के आता है, तो वो पानी रहेगा फ्रेश रहेगा। तो उसका एग्जांपल अपन देखेंगे तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मार्सी इकोसिस्टम, दलदल, कहीं पे दलदल होगी, जो वेटलैंड होते हैं अपने, वो इकोसिस्टम है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। दूसरा एक हो गया मैराइन इकोसिस्टम, मैराइन मतलब सॉल्टी, सोल्ट रहेगा उसमें। ओपन सी, कोस्टल, कोरल रीफ, कोरल रीफ भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, वो आएगा लेकिन आपका एक्वेटिक में, नॉट टेरेस्ट्रियल में। जो आपके कोरल रीफ होते हैं, मूंगे की चट्टानें होती, पानी की सतह से नीचे ही डेवलप होती हैं, तो वो इकोसिस्टम आएगा आपका एक्वेटिक में। और लास्ट आपका है एस्चुरी, जो नदी समुद्र में मिलती है, वहां पे एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं एस्चुरी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल स्केल। स्पेशियल का मतलब होता है रीजन बेस्ड, क्षेत्र के आधार पर। स्पेशल स्केल के आधार पर अपन बात करें तो दो टाइप हो गए इकोसिस्टम की। पहला हो गया आपका कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप से संबंधित, महाद्वीप जितने भी अपने महाद्वीप हैं उन पे जो इकोसिस्टम स्थित हैं, जो वहां पे इकोसिस्टम बनेंगे वो होंगे आपके कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम आपके मैरीन या ओशियनिक बेस्ड हैं उनको अपन कहेंगे मैरीन या ओशियनिक इकोसिस्टम। स्पेशल मतलब कि रीजन, रीजन कैसा है, पीछे वाला जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें अपन ने देखे वो हैबिटेट्स के आधार पर था, निवास स्थान की प्रकृति कैसी है वो उसके आधार पर था। लेकिन ये वाला जो इकोसिस्टम का जो टाइप्स हैं ये स्पेशियल मतलब क्षेत्र, रीजन कैसा है, कॉन्टिनेंट बेस्ड है या फिर मैरीन बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज की उपयोगिता के आधार पर, बाई ईपी ओडम इन 1959। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक टाइप बताया इकोसिस्टम का, वो आपका आधारित है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, उपयोगिता के आधार पर। उसने उसके दो टाइप बताए। पहला आएगा आपका कल्टीवेटेड इकोसिस्टम, दूसरा नॉन कल्टीवेटेड इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उनकी उपयोगिता ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से उसकी उपयोगिता क्या है, उसका यूज क्या है, उस आधार पे इसको दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया। पहला है आपका कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का मतलब जो कल्टीवेशन किया जाएगा, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का जो कल्टीवेशन किया जाएगा। नॉन कल्टीवेटेड जिसको कल्टीवेट ह्यूमन बीइंग ने नहीं किया है वो नॉन कल्टीवेटेड में की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये जो इकोसिस्टम है कल्टीवेटेड जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप है, जैसे एग्जांपल के लिए राइस फील्ड इकोसिस्टम। राइस फील्ड का जो चावल का जो खेती होती है, राइस का जो कल्टीवेशन होता है वो ह्यूमन बीइंग को उसकी उपयोगिता के आधार पर राइस पे खाने के फूड में काम आएगा, तो वो इकोसिस्टम है राइस फील्ड का इकोसिस्टम है, वो कल्टीवेटेड ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया है। दूसरा एग्जांपल शुगर केन इकोसिस्टम, शुगर केन भी ह्यूमन बीइंग की नीड है, आवश्यकता है, उससे शुगर से आपकी चीनी का निर्माण होता है। तो ये दोनों इकोसिस्टम है, ये उपयोगिता के आधार पर कल्टीवेटेड इकोसिस्टम में इनको रखा जाएगा। नॉन कल्टीवेटेड, नॉन कल्टीवेटेड का मीनिंग ये हुआ कि वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा कल्टीवेशन उनका नहीं किया गया है। पहला एग्जांपल अपन देखें फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रकृति में अपने आप डेवलप होता है, नेचर की, प्रकृति की परिस्थितियों की वजह से डेवलप होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। टोल ग्रास, टोल ग्रास का मतलब होता है लंबी ग्रासलैंड के जो अपने प्लेन्स हैं, जैसे सवाना ग्रासलैंड हो गई एग्जांपल के लिए, ये ग्रासलैंड भी किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप नहीं है, प्रकृति के द्वारा डेवलप है। तो ये टोल ग्रास का जो इकोसिस्टम हो गया वो हो गया आपका नॉन कल्टीवेटेड
इकोसिस्टम में। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ यूज के आधार पर दो पार्ट में अपन ने इसका डिवाइड किया, कल्टीवेटेड और नॉन कल्टीवेटेड। इस प्रकार से अपन ने पढ़े इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की टर्मिनोलॉजी, इकोसिस्टम आपका एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, और इकोसिस्टम के टाइप्स अपन ने देखे, और साथ में अपन ने जो सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस आए हैं इकोसिस्टम से वो भी अपन ने डिस्कस किए। इस टॉपिक में आज इतना ही। थैंक यू सो मच।